Morning students, today I will discuss on the topic friction chapter 3rd B. First of all, what is friction? Friction is an opposing force that comes into play when one body actually moves, slides or rolls, or even tries to move over the surface of another body. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या स्लाइड करती है या रोल करती है या ट्राइज टू मूव या मूव करने की कोशिश करती है तो उन बॉडी की सरफेस के बीच में एक फोर्स आ जाता है। उस फोर्स को हम क्या कहें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो फोर्स उन बॉडी की मोशन का अपोज करता है। ठीक है, अब आता ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों आता है? ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, अकॉर्डिंग टू इट रफनेस ऑफ ए सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो सरफेस की जो रफनेस होती है वही कारण किसका है, फ्रिक्शन का है। कोई भी सरफेस होती है वह चाहे आपकी एक्स्ट्रा स्मूथ है या स्मूथ है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी है ये, ठीक है, इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस का मतलब है एक लेवल से कुछ भाग ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है जिसको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और कुछ पोर्शन दबा हुआ होता है जिसको हम डिप्रेशंस बोलते हैं। ग्रूव्स, ग्रूव्स क्या हो, डिप्रेशंस। एक एक लेवल से जो पार्ट है किसी सरफेस का नीचे की तरफ दबा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशंस, और जो उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शंस। ठीक है, जब भी हम किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज मिलती हैं। उन इरेगुलरिटीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस या डिप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो वो प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस यानी कि इरेगुलरिटीज एक बॉडी के अंदर और दूसरी बॉडी के अंदर जो इरेगुलरिटीज होती है वो आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, आपस में फंस जाती हैं। ठीक है, और जब बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो उन बॉडी के बीच में एक फोर्स आ जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो उसकी मोशन का अपोज करता है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है। क्लियर है, यानी कि जो इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग के कारण, ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है जो उस बॉडी की मूवमेंट को अपोज करता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है उन बॉडी की सरफेसेस के बीच में। तो ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। दिस इज द ओल्ड व्यू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट फॉर फ्रिक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट वो क्या है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है फ्रिक्शन का वो क्या है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी atomic and molecular forces of attraction between the two surfaces at the points of actual contact। जिस पॉइंट पे बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में होती है उन पॉइंट के बीच में, वहां पे बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो फ्रिक्शन होता है या बॉडी की मोशन का अपोज होता है, वो क्या हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। करिए बेटा, कोई डाउट है? Due to roughness of the surfaces, the area of actual contact is much smaller than the area of apparent contact। apparent contact का मतलब क्या आता है, जो हमें अपीयर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। एक तो एक्चुअल contact होता है जहां एक्चुअल में टू बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, और एक हमें अपीयर होता है उसको बोलते हैं अपेरेंट। दीज एरियाज आर रफली इन द रेशो, ये जो एरिया होते हैं 1:10⁴, यानी कि जो हमारे पास अपरेंट एरिया है, ठीक है, और हमारे पास जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो उसका जो रेशियो है वो क्या है, हमारे पास कॉन्टैक्ट इज मच ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टैक्ट। अपरेंट कॉन्टैक्ट का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और एक्चुअल कॉन्टैक्ट का जो एरिया होता है वो कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1:10⁴। अगर एक पार्ट कैसा है, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो 10⁴ पार्ट्स उसके क्या होंगे, अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा।
At the point of contact of the molecule of the two surfaces are so close together that they exert very strong intermolecular forces of adhesion on one another. जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मोलिक्यूल के बीच में, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वो एक एडेशन फोर्स की तरह बिहेव करता है। एडेशन फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिक्यूल जो होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे हम गोंद की बात करते हैं, गोंद और पेपर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। और गोंद गोंद के ही पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हमें कोहेसिव फोर्स। एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कौन से होते हैं? मोलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, मोलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो फोर्स ऑफ एडहेसिव। और एक होता है कोहेसिव फोर्स, द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। गोंद गोंद के पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है जो वो कोहेसिव होता है, और गोंद और पेपर के पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है उसको बोलते हैं हमें क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ एडहेसिव। क्लियर है? एज एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। देयरफॉर द एडहेसिव प्रेशर एट दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ एडहेसिव प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ एडहेशन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकम्स कोल्ड वेल्ड टुगेदर, वो एक कोल्ड वेल्ड की तरह वो दो बॉडीज आपकी क्या हो जाती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में ले लेती हैं, जिनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट में क्या था कि मॉडर्न कंसेप्ट में बेटा जो जो कारण होता है फ्रिक्शन का वो क्या था? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटॉमिक एंड मोलिकुलर forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. Clear है? Now when one body tries to move over the surface of other body, it involves rupturing of, rupturing का मतलब है टूटना, of thousands of such tiny cold welds। जहाँ पे point of contact के बीच में एक strong force of attraction होता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे वेल्ड कर रखा है दो सरफेसेस के बीच में। ये जो कोल्ड वेल्ड है, जो वेल्डिंग कर रखी है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जब बॉडी मूव करती है तो ये बहुत सारी जो कोल्ड वेल्ड ये टूटते रहते हैं और फिर नए वेल्ड कोल्ड वेल्ड बनते रहते हैं जब बॉडी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे मूव करती है। ठीक है, तो दिस गिव राइज टू अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसी के कारण क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दो सरफेसेस के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन। जो ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन की जो लिमिटेशन है वो क्या है? फर्स्ट नंबर एक, लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर होगा सरफेस, ठीक है, ग्रेटर शुड बी दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज्यादा होगा, ओल्ड व्यू ये कहता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। किंतु however it is experimentally proved that friction is independent of actual area of contact। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है? जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, ओल्ड व्यू ये कहता है कि भी जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है? ये प्रूव किया गया है कि जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरे पॉइंट में व्हेन सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, यदि सरफेस जो कि कॉन्टैक्ट में है उनको एक्स्ट्रा स्मूथ बनाया जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम शुड ऑलमोस्ट वेनिश, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगभग जीरो हो जाएगा, सारा का सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन however it is found that force of friction increases when surface is कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। लेकिन किंतु क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है जब सरफेसेस को हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं, जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होती हैं उनको और ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, वो सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाती हैं और एक्स्ट्रा स्मूथ होने के कारण उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस वो कम हो जाता है, जिससे कि एडहेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। मॉडर्न व्यू एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्रीली द लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। जो ओल्ड व्यू की जो लिमिटेशंस हैं उनको मॉडर्न व्यू ने कैसे एक्सप्लेन किया सेटिस्फैक्ट्रीली? ठीक है, फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। उसने ये बोल दिया, ये प्रूव कर दिया जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया कॉन्टैक्ट बढ़ा देने से
force of adhesion also increase, adhesion force of adhesion increase हो जाता है in the same ratio and the adhesive pressure responsible friction। ठीक है, जैसे कि हमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा देते हैं तो एडेसिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है दी सेम रेशो, जिस रेशो से आपका एरिया बढ़ जाएगा उसी रेशो से एडेशन फोर्स ऑफ एडेशन भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। क्लियर है? इसमें क्या कहा गया बेटा, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को हम बढ़ाते हैं, ठीक, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने से तो उसी सेम रेशो से फोर्स ऑफ एडिशन भी आपका बढ़ जाता है और फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट रह जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड है व्हेन द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, जब उनको सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ एक्स्ट्रा चिकना कर दिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल जो सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट डिक्रीज, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस वो कम हो जाता है। इंक्रीजिंग द एडेसिव फोर्स बिटवीन द, उनके बीच में एडेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि एडेसिव प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और एडेसिव प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन द टू सरफेसेस। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मेनली एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन, it is that friction which arises when two bodies in contact with each other try to move or there is actual relative motion between the two। ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन वहां पे आता है जहां पे कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस में या तो मूव करती है, एक्चुअली मूव करती है, या मूव करने की कोशिश करती है, उन सरफेसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे ये पेन है बेटा, आप ये पेन है, इस पेन को हम क्या करते हैं सरफेस पे मूव कराते हैं, इस पेन की बॉटम सरफेस और पेपर की अपर सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, इसको हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। सेकंड है इंटरनल फ्रिक्शन, इट इज दैट फ्रिक्शन विच arises on account of relative motion between every two layers of a liquid। और जो हमारा इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है? बिटवीन दी टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड, दो लिक्विड की दो लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है जो उनकी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? जब दो बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में होगी और उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो बोलेंगे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन। और दो लेयर के बीच में यानी कि किसी लिक्विड की दो लेयर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स आता है जो उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इस इंटरनल फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है उसके तीन टाइप हैं। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजिस अप्लाइड फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है वो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो बेटा इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस पेन पे, ठीक है, तो इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे जो अप्लाइड फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है, इन दोनों बॉडी की मोशन का अपोज करता है। ठीक है, इट इज नॉट ए मोशन but relative motion that the फ्रिक्शन फोर्स अपोजिज। रिलेटिव मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को ही क्या करता है? अपोज करता है, यानी कि एक बॉडी की मोशन को दूसरी बॉडी की मोशन के ऊपर उसका क्या करता है? अपोज करता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, यानी कि मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट और वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी। क्वेश्चन, व्हाई डू वी इजिली स्लीप ऑन ए रेनी डे? एक रेनी रे वाले दिन हम क्यों इजली से स्लीप हो जाते हैं? व्हाई डू वी इजली स्लीप ऑन ए रेनी डे? जब कोई बरसात का दिन होता है उस दिन हम इजली से स्लीप क्यों हो जाते हैं? वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, एक वाटर होता है जो हमारे किसकी तरह काम करता है? एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, एक स्नेहक की तरह काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड आवर फीट, वो हमारे पैरों और रोड के बीच के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है। दैट्स वाई वी
इजिली स्लीप ऑन ए रेनी डे। रेनी डे का मतलब है जब बरसात वाला दिन होता है बेटे, जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम स्लीप क्यों हो जाता है आसानी से, ठीक है, क्योंकि उसके जो जो वाटर वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, वो जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव करता है कि लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, जो रिड्यूस कर देता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी रोड एंड आवर फीट। फर्स्ट, static friction, the opposing force which acts when one body tends to move over the surface of another but actual motion has not started is called static friction। static friction वो force of friction होता है जो किसी बॉडी के ऊपर काम करता है जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है लेकिन एक्चुअल मोशन को वो स्टार्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये पेन है, इस बॉडी के ऊपर जो मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक, फोर्स लगाता हूँ और ये बॉडी टेंस टू मूव, लेकिन मूव करने की कोशिश करेगी लेकिन एक्चुअली मूव नहीं करेगी, एक्चुअल मोशन शुरू नहीं होगा, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दो बॉडीज के बीच में आएगा उसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव नहीं करती बट टेंस टू मूव। क्लियर। ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड वाला, ठीक है बेटा। और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण क्या होगा कि जो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो उसकी जो एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो वेट ऑफ द बॉडी किसको बैलेंस करता है, इस नॉर्मल रिएक्शन को वो क्या करता है, बैलेंस करता है। दैट्स व्हाई आर इज इक्वल टू एम जी। नाउ पी इज अप्लाइड फोर्स, जैसे हम पी फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे बॉडी को इधर खींचते हैं, हम इस तरफ खींचते हैं ना बेटा, ठीक है, फोर्स पी लगाते हैं तो पी लगाने के कारण इस बॉडी के बीच में और इस ग्राउंड के बीच में एक फोर्स आ जाता है जो इस बॉडी की मोशन का अपोज करता है और उस फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी या एक्चुअली मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है इन दो बॉडी की सरफेस के बीच में, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन पे ये बॉडी मूव नहीं करेगी। जब बॉडी मूव नहीं करेगी इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और अप्लाइड फोर्स जब बराबर होंगे तो बॉडी आपकी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। तो इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो हमारा, वो किसके, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वहां पे जीरो होगा आपका। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन वो मोशन होती है जो किसी फोर्स के कारण होती है। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं बॉडी मोशन में आ जाती है उसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन, ठीक है। और वो इंपेंडिंग मोशन होता है वो क्या करता है, एक फोर्स डेवलप करता है उन बॉडी की सरफेस के बीच में जो उस मोशन का अपोज करता है, ठीक है। फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इंपेंडिंग मोशन डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो इंपेंडिंग मोशन भी नहीं होगी, ठीक है। इंपेंडिंग मोशन डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस, और इंपेंडिंग मोशन भी नहीं होती उस समय जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट होता है। Limiting friction, it is the maximum force which comes into play when one body is at just at the verge of moving over the surface of the other body। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन उस केस में डेवलप होता है वो मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज द मैक्सिमम फोर्स of friction which comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of other body। मान ली बेटे ये कोई पेन है, ये आपकी सरफेस है, इस पेन पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाता लगाता जब जितना फोर्स लगाऊंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा और फोर्स लगाता वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ेगा, एक वैल्यू आ जाएगी, एक मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा ना तब मैं, ठीक है, कि बॉडी है जो ये पेन है जो जस्ट एट द वर्ज, वर्ज का मतलब कगार पे होगा, एक्चुअली मूव ही नहीं करेगा लेकिन एट द मूविंग, एट द वर्ज ऑफ द मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि मूव करने के कगार पर, मूव नहीं करेगा पेन, मूव नहीं करेगा लेकिन मूव करने के कगार पर होगा। तो उस समय जो मैक्सिमम जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी और द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी।
ठीक है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में बेटी बॉडी के मोशन के कगार पर होगी लेकिन एक्चुअली मूव नहीं करेगी। इसमें क्या बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। जब भी बॉडी मूव कर जाती है ना बेटा, किसी सरफेस पे मूव कर जाती है तो क्या कहेंगे हम, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा ना बॉडी के बीच में और सरफेस के बीच में जिस पे मूव करती है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग, जो एक्चुअली मूव कर जाती हो कगार पे हो तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। कगार पर हो मूव करने के, अगर मूव कर जाती है एक्चुअली तो बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। बॉडी के सरफेसेस के बीच में क्या जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कगार पर मोशन के कगार पर होगी तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, और अगर मूव नहीं करती है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये ग्राफ आपका अपलोड कर रखा है। देखिए ये बेटा अप्लाइड फोर्स है, मान लो हम यहाँ से P से रिप्रेजेंट करते हैं अप्लाइड फोर्स को, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ना बेटा, हम यहाँ ये वैल्यू बढ़ाइए, ये वैल्यू, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा आपका। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेटे डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और जब ये बॉडी, ठीक है, एट पॉइंट ए पे आके बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग, मूव करने की कगार पर होती है लेकिन एक्चुअली मूव नहीं करती, तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ओ ए जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विच गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ए पॉइंट पे आके द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ए पॉइंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम हो जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ एल से, यानी कि ओ एल जो वैल्यू होती है हमारे पास, ओ एल जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बियॉन्ड ए, इस ए पॉइंट से आगे यानी कि इस मैग्नीट्यूड से आगे और फोर्स बढ़ाएंगे ना बॉडी एक्चुअली मूव करना शुरू कर देगी किसी सरफेस, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओ के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आके बॉडी एक्चुअली मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ के से। ओ के क्या हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ओ एल क्या है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग सब, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, बिकॉज वंस द मोशन स्टार्ट्स एक्चुअली, और जब एक बार मोशन शुरू हो जाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जो कंडीशन है वो कम हो जाती है और बॉडी मूव करना शुरू कर देती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। In turn, the surface of the rolling body in contact gets slightly compressed, और वो जो सरफेस ऑफ द जो रोलिंग बॉडी है उसकी सरफेस भी क्या हो जाती है, थोड़ी वो कंप्रेस हो जाती है। सो दिस कॉजेज अ फोर्स ऑफ अधेशन बिटवीन द व्हील एंड रोल, और इसके कारण क्या हो जाता है, अधेसिव फोर्स आ जाता है व्हील और रोड के बीच में, जिसका जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई इट इज इजियर टू ड्राइव ए बाईसाइकिल व्हेन इट्स टायर्स आर फुली इन्फ्लेटेड। इनका किसी साइकिल को ड्राइव करना क्यों आसान हो जाता है, इतना आसान क्यों होता है, जब उसके टायर फुली इन्फ्लेटेड होते हैं। फुली इन्फ्लेटेड का मतलब है उन टायर के अंदर जो हवा होती है, जो एयर होती है वो फुल्ली भरे हुए होते हैं। When a tire is properly inflated, it becomes hard. जब उस टायर को फुल्ली या प्रॉपरली भर देते हैं हवा से, वो हार्ड हो जाते हैं, एंड गेट्स कंप्रेस्ड बाय द रोड टू ए मच स्मॉलर एक्सटेंट, और जो उनका जो कंप्रेशन होता है बहुत ही कम होता है। देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेज, और रोलिंग फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेंस इट इज इजियर टू ड्राइव बाईसाइकिल व्हेन टायर्स आर फुली इन्फ्लेटेड। क्लियर है, यानी कि वो हार्ड हो जाते हैं
रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा, वो इजिली हम उसको ड्राइव कर सकते हैं रोड के ऊपर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, और ज़्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने आप एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? दैट्स वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन आर नॉट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन आपके सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करती। वाई आर व्हील सर्कुलर, बस जो व्हील होते हैं वो सर्कुलर क्यों होते हैं? भाई व्हील सर्कुलर इसलिए होते हैं क्योंकि वे कन्वर्ट कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। दैट्स वाई व्हील्स आर सर्कुलर। तो बेटे यहाँ तक आपने स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन के टाइप क्या हैं, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन को आपने डिस्कस किया है। तो इनको अच्छी तरह से बेटा आप इसको पढ़िए, तैयार करिए, फिर भी कोई क्वेश्चन आता तो आप उससे पूछिए, ठीक है।